हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका इस व्लॉग में। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज हम क्रिप्टो माइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं और रिग की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सुकृत जी, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू कृष्ण जी। हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है। ओके, जैसे कि माइनिंग वर्ड आप सुनते हैं, माइनिंग वर्ड होता है कि किसी भी चीज़ को तराशना और देन उसको एसेट के रूप में रखना। तो क्रिप्टो के अंदर आप अभी तक देख रहे हैं, आपने ट्रेडिंग एंड बाइंग सुनी होगी, लेकिन क्रिप्टो भी माइन होती है। जब भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी निकलती है तो उसके एक सेट ऑफ यूनिट्स होते हैं जिसको हम माइन करते हैं, लाइक हम लोग एसेट जनरेट करते हैं। अगर मैं इसको और सिंपल भाषा में बोलूँ, एक बैंक है, बैंक के पास 10 ट्रांजैक्शन है। अब वो 10 ट्रांजैक्शन अपने 4 बंदों को भेजेगा वैलिडेट करने के लिए। जो सबसे पहले वैलिडेट करके सबमिट करेगा उसको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा या इंसेंटिव मिलेगा। सेम चीज़ माइनिंग में भी यही होती है। अगर हम कोई भी चीज़ ब्लॉकचेन पे वैलिडेट करते हैं किसी भी क्रिप्टो के रिगार्डिंग, तो उसके रिटर्न में हमें मिलती है रिवॉर्ड इन द टर्म ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। इसे माइनिंग कहते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, मैं आसान भाषा में आपको बताऊं कि जैसे हम अपना कह लो कि घर या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं किसी बिजनेसमैन को और वो बदले में हमें रेंट देता है, तो वैसे ही ये क्रिप्टो माइनिंग है जिसमें कि हम अपना कह लो रिग जो है, एक तरीके का सर्वर कह लो, जो कि क्रिप्टो का जो ट्रांजैक्शन है उसमें हेल्प करता है और उसके बदले में जो हम रेंट कह रहा था मैं, वो रिवॉर्ड का नाम दे दिया गया उसे, और बदले में हमें फिर रिवॉर्ड में कॉइन्स ही मिलते हैं जो कि हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ले सकते हैं, जो भी वो सेट करना पड़ता है हमें। कुछ ऐसा प्रोसेस है ये, सही? बिल्कुल जी, ठीक। तो अगर मैं माइनिंग के बारे में आपसे बात करूं तो माइनिंग भी बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक। जैसे बिटकॉइन जो सबको पता है, वो चलती है प्रूफ ऑफ वर्क पे। इथेरियम जो करंटली चल रही है वो भी प्रूफ ऑफ वर्क पे है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब ही यही है कि अगर मैंने कोई काम दिया और उस काम को जिसने सबसे पहले किया, चाहे वो कैसा भी बंदा हो, मुझे नहीं पता, XYZ है, जिसने भी सबसे पहले सबमिट किया, ही विल गेट द रिवॉर्ड इन द टर्म्स ऑफ इथेरियम कॉइन्स। ठीक। आपको ये इसके बारे में कहाँ से पता लगा और कितने टाइम पहले आपने ये प्रोसेस स्टार्ट करा था और क्या क्या आपने इसके ऊपर R&D करी? मैंने इसको स्टार्ट किया था अगस्त में लास्ट ईयर। मेरे ब्रदर ने सबसे पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था बिकॉज उसको टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है। मतलब इधर उधर की चीज़ें वो देखता रहता है टेक्नोलॉजी में कि भी लेटेस्ट ट्रेंड में क्या चल रहा है। उस टाइम पे मेरे ब्रदर ने इसको देखा, लास्ट ईयर की बात है, एंड ही ट्राइड हिमसेल्फ। मतलब उसने देखा कि मैं पहले किसी को बताऊं नहीं क्या होता है, क्यों चल रहा है, इससे मुझे क्या मिलेगा। उसने ये सारी पॉसिबिलिटीज़ अपने अंदर कैलकुलेट करी और जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आया उसने घर में किसी को नहीं बताया कि वो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब जैसे ही उसको प्रॉफिटेबिलिटी दिखी, उसके बाद उसने मुझे बताया कि देखो भैया, इसमें आपको क्या क्या चाहिए, आपने क्या फैक्टर्स देखने हैं इन्वेस्टमेंट के, प्लस आपको कितने टाइम में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मेरा भी धीरे से शौक जागा। मैंने कहा चलो पहले क्यों ना एक छोटी सी यूनिट बिल्डअप की जाए। तो मैंने भी इनिशियली जब इसमें पैसा लगाया था तो मैंने 2.5 लाख लगाया था, जिसमें मेरे पास 6 GPUs आ गए। यहाँ GPU जो है, हम ग्राफिक कार्ड की बात कर रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वहाँ से चालू करी। ठीक। तो कितने टाइम पहले आपने करा था स्टार्ट ये? मैंने किया था अगस्त 2021 में। ओके, तो तकरीबन देखा जाए अगस्त 2021 से अभी तक 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो चुके हैं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें रिटर्न कैसे रहे आपको? बेसिक दिसंबर से पहले देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न अच्छे थे, एक्सक्लूडिंग मैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कहूँगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी मेजर फैक्टर है जो आपको देखनी होती है। तो उसके बाद जब मुझे प्रॉफिट दिखने लग गया, मैंने थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट किया, मैंने और अच्छे ग्राफिक कार्ड्स लगाए, मैंने अपनी प्रोसेसिंग यूनिट और बढ़ाई ताकि इनकम सोर्स जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो। इट्स लाइक आपके पास कोई चीज़ है,
पर टाइम से पहले आप उस चीज़ को अपग्रेड करो ताकि आप अपने फैक्टर्स में और अच्छे से स्टैंड कर सको। तो ये भी यही कहानी है इसमें, क्रिप्टो माइनिंग में भी। ठीक ठीक ठीक। सो अगर परसेंटेज में बात करें तो तकरीबन कितने % तक अभी आपको रिटर्न आ चुका होगा आपकी इन्वेस्टमेंट का, टोटल इन्वेस्टमेंट का कितने % तक रिटर्न आ चुका होगा? टोटल मैं 6.5 to 7 लाख लगा चुका हूँ। ठीक। और अभी उसकी इन्वेस्टमेंट मुझे आ चुकी है 70%। रिसेंटली अभी मैंने एक और डिवाइस मंगाया है जो कि मुझे अप्रैल में डिलीवर होगा। दैट इज़ ऑल्सो क्रिप्टो एसेट, और वो सिर्फ वेदर माइनिंग के लिए है। अच्छा। सो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। तो अभी मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अप्रैल से उसको देखूँगा कि मेरी ROI कैसे जनरेट होगी। तो अभी तक जितना भी मैंने 6.5 and 7 लगाया है उसे 70% में रिकवर कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। ठीक ठीक ठीक। सो राइट नाउ आई एम होल्डिंग माई एसेट। ठीक। मेरे लिए वो गहना है गोल्ड की तरह, जिसे मैं संभाल के रख रहा हूँ। जब मुझे यूज़ होगी मैं उसको सेल करूँगा, वैसे उसको मैं होल्ड करके रखूँगा। ठीक ठीक ठीक। अप्रैल में आपकी एक और वीडियो तैयार हो जाएगी फिर उसकी अनबॉक्सिंग की। ठीक ठीक ठीक। तो सुप्रीत जी, हम आपके पास आएंगे, उसके रिगार्डिंग भी आपसे जानकारी लेंगे। बिल्कुल जी, जब डिवाइस रिसीव होएगी तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म करना। बिल्कुल जी। अच्छा, एक चीज़, जैसे आपकी रिग, दोस्तों अभी हम जैसे यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं तो शायद आपको आवाज़ आ रही हो, साथ वाले रूम में रिग चल रही है और ये 24 आवर्स ही चलती होगी? ये 24 आवर्स चलती है। ठीक। सो इस पे, इसकी मेंटेनेंस पे क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है और डेली बेसिस पे आपको क्या वॉच रखनी पड़ती है? डेली बेसिस जैसे मार्केट अप एंड डाउन जाता है वैसे आपके एसेट्स भी अप एंड डाउन होते हैं। बेसिक देखा जाए, एक हम यहाँ टर्म पे बात करते हैं मेगा हैश या गीगा हैश। तो राइट नाउ जो मेरी पावर चल रही है वो मेगा हैश में चल रही है। तो मेरे पास एक सेट ऑफ यूनिट है कि इतने आने हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.001 इथेरियम या 0.02 इथेरियम आने हैं, वो आने हैं डेली के। लेकिन हो सकता है उसका प्राइस नीचे भी जाए, उसका प्राइस ऊपर भी जाए, लेकिन वो नंबर मेरे लिए फिक्स है। ठीक। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो रिवॉर्ड्स आते हैं वो आपकी क्रिप्टो करेंसी के उसमें ही आते हैं, तो वो आपके हाथ में होता है, आपने कब उसे सेल आउट करना है। जब आपकी मार्केट अप जाए तब आप उसे सेल करें। और जैसे कि रूटीन में सपोज करो यहाँ पे रिग चल रही है और आप घर से बाहर हो, तो आप कैसे वॉच रखते हो कि मेरी रिग चल रही है या बंद है या क्या स्टेटस है? देखो, मैंने उसमें ना 2-3 सॉफ्टवेयर डाले हैं जिससे मुझे उनकी कनेक्टिविटी का पता लगता है। इन केस कभी कभी माइंड होता है कि एक बार हम डेली बेसिस पे चेक करते हैं कि अभी ये रिग चल रही है, बंद हो गई है। इन केस बंद होती है तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाती है फ़ोन पे कि आपकी रिग्स बंद हो चुकी हैं। ठीक ठीक। तो मैंने यहाँ क्या कर रखा है, मैंने IoT सिंपल टर्म में IoT कर रखी है। एक छोटा सा डिवाइस लिया मैंने, अपने जितने भी सर्च प्रोटेक्टर है इनके ऊपर वो डिवाइस लगा दिया। एंड अगर मुझे वो चीज़ बंद होती दिखती है तो मैं उसको रिस्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब मुझे मैनुअली यहाँ प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठीक। दूसरी बात, आपने मुझसे मेंटेनेंस का पूछा था। मेंटेनेंस में इनके जो कार्ड्स हैं उनके थर्मल पेस्ट एंड थर्मल पैड्स टाइम टू टाइम रिप्लेस करने होते हैं, क्योंकि ये हीट अप होते हैं और काफ़ी जल्दी कंज्यूम होते हैं। ठीक। सुप्रीत जी, जो आपकी रिग है, हाँ जी, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में कि समझ आ सके इजीली, अगर सपोज करो मेरा मन है न्यू सेटअप करने का या हमारे किसी व्यूवर का मन है न्यू सेटअप करने का रिग, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ से उसको कौन कौन से पार्ट्स खरीदने चाहिए जिनको कंबाइन करके रिग बनेगी? देखो, बेसिक चीज़ जो है, किसी भी यूज़र को पहले तो मदरबोर्ड चाहिए, दूसरा प्रोसेसर चाहिए। अब माइनिंग में भी प्रोसेसर में i3, i5, i7, लेकिन स्पेसिफिकली 1151 LGA वाले ही चाहिए प्रोसेसर। ठीक। तो ये इनमें स्पेसिफिकेशन दे रखी है। ठीक है। सेकेंड थिंग, जो अगर यूज़र कोई भी बायोस मतलब मदरबोर्ड लेता है, उसको बायोस में कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है कि जो भी उसका सिस्टम चलेगा वो सेकेंड जनरेशन में चलेगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर माइनिंग। ठीक। ये बेसिक के 2 थे। अब तीसरा मैं आपको तो बताऊंगा, आपको पावर सप्लाई चाहिए,
आपको पावर सप्लाई कैसे चाहिए, मान लीजिए आपके पास जो ग्राफिक कार्ड है वो है 1616 Ti और 1660 सुपर। तो यूजुअली जब भी हम किसी ग्राफिक कार्ड को अपने मदरबोर्ड पे प्लेस करते हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम करता है रन करने के लिए। ठीक। तो उसकी पावर सप्लाई हमें चेक करनी पड़ेगी कि ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। तो मेरे पास जो मेरी पहली रिग है उसके लिए मुझे 650 वॉट चाहिए था टोटल। ठीक है। ये 650 वॉट इसलिए चाहिए, मैं वॉल से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करूँगा तो मुझे 20% जो चाहिए वो फ्री स्पेस चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहे। ठीक है। तो मेरे पास 3 कार्ड है, मेरे पास 6 कार्ड है, जो 3 तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, 2 1660 Ti, एक 1660 सुपर, बाकी 3 जो है वो मेरे पास है 1060। तो इन सब की जो पावर कंजम्पशन है वो नियर अबाउट मेरी 450 है। ठीक। सो बेसिकली पावर कंजम्पशन कम होनी चाहिए कार्ड की। बिल्कुल। जब भी आप कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट लोगे तो आपने सबसे पहले ये पता करना है कि जो भी आप ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हो उसके ऊपर उसकी पावर कंजम्पशन कितनी है, उस बेसिस पे आपने पावर सप्लाई उठानी है। क्योंकि हो सकता है आपने 3080 जैसा पावर कार्ड ले लिया या 3090 ले लिया, सो 3090 जब आप लोगे तो वो कम से कम 300 वाट तो खा जाता है इजीली। अच्छा। तो आपने ले लिया 6 कैपेसिटी वाला मदरबोर्ड जिस पे आप 6 GPU चला सकते हो, लेकिन वो पावर ही आपका 300 खा रहा है, तो आप एडिशनली 1 या 2 ही लगा सकते हो जो नेक्स्ट आपके पास उसमें स्लॉट्स बचते हैं पावर सप्लाई में लगाने के लिए। तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको। सेकेंड थिंग, अगर जो यूज़र है वो रिग नहीं ख़रीद सकता तो हम उसको अल्टरनेट ऑप्शन देते हैं कि मैं आपके बदले में एक GPU लगा देता हूँ जो इतनी पावर एफिशिएंसी देगी, उसका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट और उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट मैं उनको बता दूंगा कि ये लगता है पर मंथ, उस हिसाब से मैं उनको ये सर्विस भी देता हूँ। क्योंकि हमारे कुछ जो रिग्स हैं जो घर पे चल रही हैं, कुछ हमारी दूसरी जगह पे भी चल रही हैं। जो दूसरी जगह पे चल रही है वहाँ एक्चुअली हमारा खुद का एक बंदा है जो देखता है उन चीज़ों को। ठीक है। जिसको पर्टिकुलर टाइम चाहिए ही चाहिए देखने के लिए। हम जैसे बंदे हैं जॉब वाले, वो कंटिन्यूस इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए ही आपको। ठीक। या फिर आप अपना जैसे आप बता रहे थे कि सॉफ्टवेयर के थ्रू सुपरविज़न करें। हाँ जी, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी सुपरविज़न कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका कार्ड बंद हो गया या आपका राइज़र ही ख़राब हो गया, या मान लीजिए गलती से आपने खुद ही कम पावर बैकअप पे ज़्यादा पावर वाला कार्ड लगा दिया, तो वो आपका PSU तक जला सकता है। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हम लोगों ने गलतियाँ कर करके चीज़ें बहुत पहले सीख ली थी। अब हमें पता है कि उसको कैसे टैकल करना है, क्या आपको चाहिए उस पर्टिकुलर कार्ड को चलाने के लिए, कितनी यूनिट ही चाहिए, किस टाइप के आपको PSU चाहिए। क्योंकि PSU के अंदर भी आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अच्छा। कि आप ब्रॉन्ज़ वाला लोगे, गोल्ड वाला लोगे, सिल्वर वाला लोगे, प्लेटिनम लोगे, टाइटेनियम लोगे। मतलब बेसिकली ब्रॉन्ज़ जो होता है वो सबसे कम अमाउंट का होता है PSU। आप जैसे ऊपर जाते जाते वो उतना कॉस्टली होता जाता है, पर वो एफिशिएंटली भी उतना ज़्यादा ही होता है। ठीक। सो अगर किसी ने गाइडेंस लेनी हो आपसे तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। ओके। सो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसके कोई चार्जेस भी होंगे या फ्री कंसल्टेंसी रहेगी? कंसल्टेंसी फ्री रहेगी इन केस इफ़ दे वांट टू बिल्ड अ रिग, और या फिर वो ऐसा चाहें कि दे कैन से कि आप मेरी तरफ से GPU लगा दीजिए, एंड जो भी हमारी उनसे बात होगी, जो भी कैलकुलेशंस होगी मैं उनको बता दूंगा कि आपको मंथली इतना पे आउट मिलेगा। हम वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर आप टाइम देख रहे हैं तो अभी मार्केट बहुत डाउन जा रहा है और जितने छोटे माइनर्स हैं वो सारे एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से। अच्छा। दे आर सेलिंग देयर GPUs। आप अगर फेसबुक पे भी जाएंगे आपको बहुत सारी कम्युनिटी मिल जाएगी जहाँ पे डेली बेसिस पे सेलिंग हो रही है, डेली बेसिस पे। सो हम ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमारे पास क्या अभी फार्म बड़ा है, हम लोग गीगा हैश में है अभी, तो इजीली क्या है कि थोड़े बड़े पावर होने के कारण हम लोग कांस्टेंट अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक। कि क्या होगा अगर मैं किसी यूज़र को बोलूँगा कि आपके पास लाख रुपए है, आप PSU लगा के आप सारा काम करो, तो मेरे ख्याल से लाख रुपए में उसका एक रिग नहीं इजीली बिल्ड होगा आज की डेट में। ठीक। क्योंकि मदरबोर्ड की कॉस्टिंग, देन PSU की कॉस्टिंग, देन केबलिंग की कॉस्टिंग, प्रोसेसिंग की कॉस्टिंग, तो एक ही मेरे ख्याल से GPU आएगा
जितने में वो इलेक्ट्रिसिटी पे आउट करेंगे उतने में उनकी सिर्फ एसेट ही जनरेट होगी, मतलब कुल मिला के उनको कोई अर्निंग नहीं होगी। दे वुड बी एट अ सेम प्लेस वेयर दे वर। ओके, सो मैं थोड़ा बड़ा यूनिट लगा के फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक। बड़ा यूनिट में ये भी होगा कि उनको भी उनकी एसेट जनरेशन का पता लगेगा, ठीक। प्लस जो भी उनके वॉलेट्स हैं वो हम उन्हीं से जनरेट करवाएंगे, ताकि उनको दिखता रहे कि एक्चुअल में पर डे में उनके पास कितना वैल्यू एसेट जनरेट हो रहा है। सो बेसिकली आप कह रहे हो कि कंसल्टेंसी हम दे देंगे और जो पे आउट करना है वो रिटर्न आने पे कर दे इंसान। ऐसा भी है, कंसल्टेंसी भी हम देंगे, अगर उन्हें रिग बनाना तो रिग भी हम बना देंगे। तीसरा, अगर वो रिग नहीं बनवाना चाहते, वो ये कहते हैं कि रिग की कॉस्टिंग मुझे महंगी पड़ रही है, इन केस मैं आपको इतना अमाउंट देता हूँ, आप उसकी जगह पे जीपीयू मेरे प्लेस कर दो और जो उसका मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा वो मुझसे ले लो, हम वो भी करते हैं। अच्छा, मीन्स अपने यहीं लगा लोगे आप? हाँ, इधर नहीं लगाएंगे, हम उधर फार्म पे लगाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मीन्स आपके साथ ही वो पार्टनरशिप टाइप में कह लो कुछ? पार्टनरशिप टाइप में, क्योंकि उनकी रिग मेंटेनेंस हम पूरी खुद करेंगे। होता ये है कि जब भी हम मैं जब आपको अभी अपनी स्क्रीन दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे खुद के अभी जीपीयूज़ के थर्मल पैड चेंज करने वाले हो गए हैं। अच्छा। सो मतलब जितनी हीट पे आपकी कोई भी जीपीयू चलेगा उतनी कम परफॉर्मेंस देगा वो। ठीक। तो ये भी चीज़ माइंड में हमें रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी सस्ता वाला थर्मल पैड लगाते हैं, हम लोग बहुत अच्छे पावर वाला थर्मल पैड लगाते हैं, जिससे आपका जो ग्राफिक कार्ड का कोर होता है, जिसे प्रोसेसर कहते हैं, वो स्मूथ चले, साथ में जो हीट एमिट करता है वो हीट इजीली एमिट कर पाए थर्मल पैड के थ्रू, ठंडा चले पूरा कार्ड। ठीक। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना रिग। मेरे 2 रिग हैं, मैं आपको बताऊंगा भी कौन सी चीज़ क्या है, जिससे आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक रिग सेटअप करने के लिए बेसिक क्या क्या चाहिए। ठीक, चलिए। सो फ्रेंड्स, ये है इनकी रिग जो इन्होंने सेटअप करी हुई है। सो इसमें अगर हम बात करें तो कहाँ से स्टार्ट करें इसके, मतलब बेसिकली जो पार्ट्स के बारे में हम बात करें तो सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारा मदरबोर्ड है। जब मैंने इसको लिया था इसकी कॉस्ट थी 9500। ठीक। उसके बाद यहाँ लगा है प्रोसेसर, ठीक। AMD का प्रोसेसर लगा है, मुझे 10,000 का कॉस्ट किया था। देन दिस इज़ माई रैम जो इसके पीछे लगी 8 GB की, वो मुझे कॉस्ट की थी 2 और 3,000 की। उसके बाद ये है पावर सप्लाई यूनिट, अगर आप पीछे वाली तरफ देख सकते हैं, दिस इज़ 650 वाट वायर। दिस इज़ 650 वाट पावर सप्लाई यूनिट, जिस पे मेरे 1 2 3 4 5 एंड 6th GPU जो इसके मदरबोर्ड पे डायरेक्ट लगा है वो चल रहा है। ये तो सिर्फ हो गए बेसिक। उसके बाद दीज आर दी कनेक्टर केबल्स जो मुझे एडिशनल लगाने पड़े। दिस इज़ दी एडेप्टर PCI 16:4 स्प्लिटर जो मुझे एडिशनल लगाने पड़े। अगर आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं राइजर्स, जो इनको पावर प्रोवाइड करती हैं कार्ड्स को। सो दीज आर राइजर्स। ये मेरी एडिशनल कॉस्टिंग है जो मुझे इसके अंदर चाहिए। ये जो नीचे लगी हुई है चिप या ये? हाँ जी, जो ये नीचे लगी हुई है। अच्छा, ये है राइजर। दिस इज़। ठीक। ये जो ऊपर लगे हैं ये GPUs ही हैं? ये सारे GPUs हैं। सो जो मैंने स्टार्टिंग की थी, मैंने बेसिकली मेरी फर्स्ट रिग ये है, सबसे पहले वाली मदरबोर्ड है। हाँ जी। अच्छा। दिस इज़ माई फर्स्ट रिग। मैंने टोटल इन 6 GPUs से चालू किया था, तब इनकी टोटल मुझे कॉस्ट पड़ी थी 2.5 लाख। ये दोबारा बताना कौन कौन सी रिग्स वो एक्चुअली कैप्चर नहीं हो पाया? 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ द 6th GPU ठीक, जो मदरबोर्ड पे लगा है। ठीक। तो मैंने सबसे पहले इनसे स्टार्ट किया था। ठीक ठीक। देन उसके बाद मैंने ये परचेज़ किया। अच्छा। सो ये NVIDIA का नहीं है, ये AMD का है GPU। अच्छा। फिर मैंने 3080 किया था,
फिर मैंने वापस से दिस वन 5700 XT किया। उसके बाद सबसे परफॉर्मेंस एफिशिएंट कार्ड नीचे पड़े हैं A2000 सीरीज़, ये वाले। हाँ जी, पावर के टर्म्स में भी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और हैश रेट में भी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। और ये मेरी सबसे रीसेंट परचेज़। अच्छा, दिस इज़ 3060 Ti, सॉरी 3070 Ti। सो मीन्स कि अगर प्रोसेसर और कार्ड एक हमारे पास है तो उसमें हम ये ऐसी GPUs ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, GPUs की फुल फॉर्म क्या होगी? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो हमारा प्रोसेसर एक ही है, पावर सप्लाई भी एक है, हाँ जी, अब और ये कार्ड भी एक है, मदरबोर्ड भी एक है, और उसके ऊपर बस ये हमने GPUs लगा रखी हैं। बिल्कुल। सो मदरबोर्ड भी आपको देखने पड़ते हैं माइनिंग माइनिंग के लिए। So, ये वाला जो है ये है स्टील लेजेंड 450D। दिस इज़ TB250। अच्छा, ये एक अलग मदरबोर्ड है। दिस इज़ अ डिफरेंट मदरबोर्ड जिसके अंदर 12 GPUs का सपोर्ट है। अब जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने इसको की थी 850 वॉट के साथ। अगर आप देखेंगे तो जो मेरा फर्स्ट प्रोसेसिंग लगा है पीछे, PSU लगा है, वो मेरे इन सिर्फ 3 को पावर सप्लाई दे रहा है। अच्छा, सिर्फ इन तीनों को? हाँ जी। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट 7 कार्ड्स लिए A2000, अच्छा। तो मुझे लगा कि मुझे सेम रिग पे सेकंड PSU चलाना है। तो आफ्टर रिसर्च मैंने क्या किया, एक एडेप्टर लगाया, साथ में PSU जोड़ा, तो मेरे अब ये सब चल रहे हैं। टोटल दीज 7 एंड दिस वन ऑल्सो 8 GPU और अनदर पावर सप्लाई। ठीक। ओके। अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि इसमें पावर एफिशिएंसी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अपने पास यहाँ से मॉनिटर करते हो आप? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे इसी से? ये फ्रेंड इनका मॉनिटरिंग सेटअप है जिससे डिटेल्स पता लग जाती हैं इन्हें। इसमें UPS नहीं लगा हुआ है ना? नहीं, इसमें ये पावर सर्च लगा है। अच्छा, ये सर्च प्रोटेक्टर है। ये सर्च प्रोटेक्टर लगा है। ये मेरा वो वाईफाई वाला लगा है कि इनकेस बंद हो जाए तो मैं इसको रीस्टार्ट कर सकता हूँ अपने फ़ोन पे। अच्छा, ठीक। अब आप ये देखिए, ये लगा जो मैं आपसे बात कर रहा था उस टाइम कि मेंटेनेंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। जो सेक्शंस आप ग्रीन में देख रहे हैं मतलब वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट जो रेड में चल रहे हैं इनकी पावर एफिशिएंसी गिर गई है। आप फर्स्ट कार्ड को कंपेयर करेंगे तो 40 मेगा हैश दे रहे हैं, लेकिन जो रेड में चल रहे हैं या जो सबसे ज़्यादा जिनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है उनकी सबकी जो हैश रेट है वो कम हो गई है। अच्छा, ये देखो फ्रेंड्स, ये एल्गोरिथम चल रही है ग्रीन और रेड में। ये अभी का चल रहा है ना प्रोसेस सारा? ये करंट ही चल रहा है सारा। अच्छा, ये चल रहा है मेरे सारे NVIDIAs, और ये जो मैं आपको 5700 XT करा था AMD के, ये AMD का अलग चल रहा है साइड में। ओके। सो ये इजीली समझ में आ जाता है सॉफ्टवेयर? सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बट जब आप एक बार सेटअप कर लोगे तो इंटरेस्ट अपने आप बढ़ते जाता है। फिर उसके बाद मेन चीज़ जो होती है, हम ट्यूनिंग करते हैं पीछे से। अच्छा। क्योंकि ट्यूनिंग के लिए भी जो इसकी बैट फाइल होती है जिसको रन करते हैं हम स्टार्टअप पे, उसमें भी हम सेट करते हैं पैरामीटर कि इतना पावर ले, इतनी कैपेसिटी पे चले। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ सेटअप करके रखते हैं। अभी ये 2 मॉनिटर्स की ज़रूरत पड़ती है क्या इस पर? नहीं, मैक तो ऑफिस के लिए। अच्छा, ये ऑफिस का काम है। हाँ, ये मेरा पर्सनल मैक है, इससे मैं लेता हूँ। दूसरा मेरा सेम टीम व्यूअर जो है ID मेरे फ़ोन पे डली हुई है। अच्छा, तो बंद होता तो वहाँ पता लग जाता बंद हो गया। ओके, ठीक। सो फ्रेंड्स, ये इनकी सारी एक्सेसरीज पड़ी हुई हैं, ये एक्स्ट्रा रखी हुई हैं? हाँ जी, ये मेरी पावर सप्लाईज़ है। अच्छा, ये पावर सप्लाई आपने एक्स्ट्रा रखी हुई है? एक्स्ट्रा रखी है, इन केस कल को मैं फर्दर मोर बढ़ाता हूँ
तो मैं पावर सप्लाई डायरेक्टली ऐड कर सकूँ। ठीक। मैंने डायरेक्ट ही गोल्ड वाली रखी है अपने पास। अच्छा, गोल्ड वाली है ये? हाँ जी, अगर आप देखोगे इस पर गोल्ड लिखा हुआ है, गोल्ड प्लस। हाँ, लिखा हुआ है गोल्ड प्लस, सही बात है। सो बेसिकली गोल्ड ही करनी चाहिए। दूसरा, जब मैं आपसे कह रहा था कि जब मेंटेनेंस हो जाते हैं हम थर्मल पेस्ट चेंज करते हैं। सो दीज आर दी थर्मल पेस्ट। और जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी वाली थर्मल पेस्ट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं 14W/MK वाली है थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये उतनी ज़्यादा हमारे ग्राफिक कार्ड के जो कोर होते हैं उसको ठंडा रखेगा। ठीक। अब मैं आपको कह रहा था कि थर्मल पैड्स भी इसलिए हम चेंज करते हैं कि जो रैम्स होती हैं वो भी हीटअप्स होती हैं। तो हर टाइप के थर्मल पैड्स मेरे पास है, जैसे कि 3 mm हो गया, 2 mm हो गया, 0.5 mm हो गए। तो जितनी भी अच्छी कंडक्टिविटी वाली सब मैंने अपने पास स्टॉक करके रखी है। ठीक। उसके बाद मैं आपसे कह रहा था राइजर्स का। सो मैंने राइजर्स भी अपने पास स्टॉक करके रखे हैं, इनकेस कल को मैं ऐड करता हूँ। दीज आर दी राइजर्स। ठीक। ये टूल्स हैं मेरे पास उनको ओपन करने के लिए अच्छा। स्पेसिफिकली, जिनसे मैं सारे ग्राफिक कार्ड को ओपन कर सकता हूँ। ठीक। दिस इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जी, क्लीनिंग पर्पस। ओके। जो भी ग्रीस होता है ये सारा क्लीन कर देता है। ठीक। तो थैंक यू शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया और एक्सप्लेन करा सब कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों, तो ये सेटअप है। बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं सुखबीर जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी इनकी जो डिवाइस आ रही है एक और, उस पर भी हम व्लॉग बनाएंगे पैसिव इनकम जनरेशन के तरीक़ों पे। तो थैंक यू सो मच।